अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं आपकी मेज़बान करन नाज। बड़ा दुख होता है नाज़रीन ये कहते हुए कि मुल्क में आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अवामी नुमाइंदों की ज़बानें हैं कि जहर उगल रही हैं और अवाम के महाफिजों की गोलियां अवाम के सीनों में उतर रही हैं। पुलिस की वर्दी बेशक अलग है, लेकिन कराची हो या साहिवाल, पुलिस का हाल हर जगह बस एक ही जैसा दिखाई देता है। वैसे हाल मुल्क के सबसे बड़े शहर का भी कुछ अच्छा नहीं है कि मसाइल से लड़ रहे हैं अवाम और अवामी नुमाइंदे आपस में लड़ रहे हैं। अगर शहर की खूबसूरती की बात की जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ किताबों में मिलती है। माजी के कराची को आज अदालत में भी याद किया गया। एक वक्त था कि जब कराची में फिल्में बना करती थी, ऑपरेशन कराची, और भी गम है, काला पानी, समंदर, नजमा, रात की राही, आज का दौर, परख और ऐसी कई सारी फिल्में। लेकिन आज कराची की फिल्में बनती हैं कराची के कचरे पर, खबर और पैकेज की शक्ल में न्यूज़ बुलेटिन के लिए ये फिल्में बनती हैं। कराची को सब अपना तो कहते हैं, लेकिन शायद कराची को अपनाने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये आज के मौजू है जिस पर प्रोग्राम में तफसीली तौर पर बात करूंगी, लेकिन पहले आपको हेडलाइंस की जानिब लिए चलती हैं। हुकूमत ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, सिर्फ 1800 सीसी गाड़ियों पर ड्यूटी बढ़ाई है। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मईशत इमरजेंसी की सूरत हाल से बाहर आ चुकी है, खतरे की घंटी बजना बंद हो गई, $2 अरब महाना का खसारा हो रहा था, बैरूनी फाइनेंसिंग का इंतजाम ज़रूरी था। पाकिस्तानी मार्केट बेहतरी की जानिब गामजन है, 5 साल मुकम्मल होने पर मईशत में पायदार इस्तेहकाम नजर आएगा, घुटने नहीं टेके और नहीं टेकेंगे। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, अवामी नुमाइंदों का भी बुरा हाल। कराची सिटी काउंसिल इजलास में हंगामा आराई, जमात इस्लामी की करारदाद पेश करने की कोशिश, नुमाइंदे जबानी तकरार के बाद हाथापाई पर उतर आए, एक दूसरे पर लातों और घूंसों का बेधड़क इस्तेमाल। जमात इस्लामी अरकान की चाइना कटिंग करने वालों के खिलाफ नारेबाजी। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं जमात इस्लामी ने थंडर स्क्वाड के दहशतगर्द ऐवान में भेजे। सेशन के अंदर थंडर स्क्वाड के लोग आए हुए थे, आउटसाइडर थे, जो कि अंदर घुस आए थे इस हंगामे पे और मुझ पे हमला करना चाह रहे थे। मेरे जो चेयरमैन हैं उन्होंने उनको ब्लॉक किया कि कम से कम मुझ तक ना आए। सिटी काउंसिल इजलास में हंगामा आराई कैसे हुई, पहले हाथ किसने उठाया, समा ने पता लगा लिया। पीपल्स पार्टी के यूनियन कमेटी नंबर 8 लियारी के हाजी मजीद ने पहले हाथ उठाया, मेयर की डाइस पर पड़े गुर्स को छीनने की कोशिश की। मामला ठंडा हो रहा था कि अचानक लाल कैप लगाए नौजवान ने कोट पहने शख्स को 2 थप्पड़ जड़ दिए। हाजी मजीद की अपनी मंतिक, उन्होंने मेयर साहब के सामने से वो डंडा उठाया मुझे मारने के लिए, मैंने वो पकड़ लिया, मैंने कहा ये उठा नहीं सके इनको, इसमें ये गुत्तम गुत्ता हो गया, क्योंकि ये पहले भी बदमाश है, इन्होंने पहले भी जब मुस्तफा कमाल था उस सुलेमान ने जो है लोगों को मारा। शहर की कम से कम 500 इमारतें गिराना होंगी, गैर कानूनी तामीरात के पीछे कोई भी हो सब गिराना होगा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गैर कानूनी इमारतों के केस में जस्टिस गुलजार के सख्त रिमार्क्स, कहा हमें 1950 वाला असल मास्टर प्लान लाकर दें, लाइन्स एरिया गिराकर मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बनाएं और लोगों को आबाद करें। कंटोनमेंट एरियाज में तमाम सिनेमा, कमर्शियल प्लाजा, मार्केट्स गिराने का हुक्म, मली नदी की जमीन भी वागजार करवाने का हुक्म। अस्करी पार्क फौरी तौर पर सिविल इदारे के मातहत किया जाए, आवाम के लिए खोला जाए, अजीज भट्टी पार्क को मॉडल पार्क बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हुक्म दे दिया, जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, इस शहर के पार्क्स को शहीदों के नाम पर बेच दिया गया। क्या नाजिमाबाद, क्या लालू खेत, कोई जगह नहीं छोड़ी। डीएचए वाले तो समंदर को भी बेच रहे हैं, क्या कराची को अमेरिका से मिलाना चाहते हैं? तमाम निजी और सरकारी अस्पतालों के लिए जख्मी का फौरी इलाज करना लाजिम होगा। इलाज से पहले जख्मी या उसके अहले खाना से पैसे तलब करना काबिल सजा जुर्म होगा।
जख्मियों के लाजमी और फौरी इलाज का बिल सिंध असेंबली में पेश। मुजव्विज़ा मुसव्विदा कानून अमल उमर के नाम से मंसूब। कोई डॉक्टर या अस्पताल जख्मी के इलाज के लिए मेडिको लीगल का तकाजा नहीं करेगा। जख्मी को अस्पताल पहुंचाने वाले फर्द को हरासा करना भी जुर्म होगा। सिंध इंजर्ड पर्सन्स एक्ट के खिलाफ वर्जी पर 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। पहली बुनियादी जिम्मेदारी अस्पताल के ऊपर होगी। वो जिम्मेदारी ये है कि कोई मेडिको लीगल फॉर्मेलिटी के बगैर अगर कोई शख्स अस्पताल में लाया जाता है तो फौरी तौर पर उसको तिब्बी इमदाद दी जाए। यानी कि नीयत अस्पताल इंतज़ामिया की, डॉक्टर्स की और अमले की होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए पहले इंजर्ड बंदे की जान बचाई जाए। एक बार जान बच जाए, वो स्टेबलाइज हो जाए, उसके बाद बाकी फॉर्मेलिटीज़ की जाएंगी। तमाम अस्पतालों में फंक्शनल एम्बुलेंस लाजमी होगी। एम्बुलेंस में पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद होगा। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मेडिको लीगल के बगैर फौरी तिब्बी इमदाद दी जाए। अमल के वालिदैन कहते हैं कानून तो पहले भी मौजूद है, अमल दरामद होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि कराची में हम बेहतरी देखें, और अगर ये बेहतरी हमारी अमल की कुर्बानी से आनी है तो शायद हमारे लिए एक तसल्ली बख्श चीज़ होगी। जिस तरह से ये एक्शन लिया गया है, स्टार्ट हुआ है, और इस पे काम भी उसी तरह से ही, उसी जो कमिटमेंट किया है और जो वादा किया उसी तरह से काम भी किया है। पुलिस का रवैया और कारकर्दगी शर्मनाक है। किसी वजह के बगैर चलते आदमी को मार देते हैं। जस्टिस गुलजार पुलिस की कारकर्दगी पर बरहम रिमार्क्स दिए। फैमिली गाड़ी में सफर कर रही हो उसे भी मार दिया जाता है। 5 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा। क्या वो दहशतगर्द थी? एडवोकेट जनरल से कहा खत्म कर दें ऐसी पुलिस, कोई दूसरी फोर्स लाएं। अवाम के टैक्सों पर जीते हैं मगर अवाम के लिए कुछ नहीं करते। नकीबुल्लाह समेत 4 अफराद का कत्ल मावराए अदालत करार। अदालत ने नकीबुल्लाह और दीगर के खिलाफ दर्ज 5 मुकदमात खत्म करने की रिपोर्ट मंजूर कर ली। रिपोर्ट में बताया गया पोल्ट्री फार्म में गोलियों के निशान मिले, न दस्ती बॉम्ब फटने के आसार। हालात व वाक़यात की रोशनी में ये मुकाबला झूठा और बेबुनियाद था। कत्ल करने के बाद कमरे में असलहा और गोलियां डाली गईं। राव अनवार और उसके साथी जाए वक़ुआ पर मौजूद थे। और जनूबी अफ्रीकी ऑलराउंडर फेलिक्स पाइवर पर जुमला जानबूझकर न कसा। सरफराज ने ट्विटर पैगाम में माफ़ी मांग ली। पाकिस्तानी कप्तान को बड़ी सज़ा से बचाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुतहर्रिक। ICC कुछ देर में फैसला सुनाएगा। सेशन के अंदर थंडर स्क्वाड के लोग आए हुए थे और मुझ पे हमला करना चाह रहे थे। जाहिर सी बात है चूड़ियां पहन के तो कोई भी नहीं बैठा होता। एहतजाज बिल्कुल सही हो रहा था। जमात इस्लामी का पुराना किरदार रहा है। जमात इस्लामी के हर आदमी ट्रेन दहशतगर्द है। जब से MQM बनी है यही काम करती चली आ रही है। अल्लाह ताला ने बता दिया कौन दहशतगर्द था और कौन खिदमत करने वाला है। तो प्रोग्राम के आगाज में जो आपने मंजर देखा, लड़ाई का ये मंजर किसी गली मोहल्ले का नहीं है और ना ही ये पहलवानों का दंगल है, बल्कि ये है शहर कराची के बल्दियाती नुमाइंदे, जिनका ये हाल देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि शहर का इतना बुरा हाल आखिर है क्यों। क्योंकि बल्दियाती नुमाइंदे अवाम के मसाइल से लड़ने से ज्यादा आपस में लड़ने में मसरूफ हैं। शहर की सड़कों पर पड़े गड्ढे उन्हें नजर नहीं आते। सड़कों पर खड़ा पानी, सीवरेज का गंदा पानी उन्हें दिखाई नहीं देता। कचरे की भरमार और उससे उठती हुई बू उनकी नाक तक नहीं पहुंचती। सिटी काउंसिल के ठंडे कमरे में भी उनके दिमाग गर्म ही रहते हैं। आज इन बल्दियाती नुमाइंदों ने साबित कर दिया है कि वो किस चीज़ में माहिर हैं और इन्हें कहाँ होना चाहिए। इस झगड़े के बाद भी बड़ों ने बड़ेपन का मुजाहिरा नहीं किया, बल्कि इल्ज़ामात की सियासत चलती रही। मेयर कराची जनाब वसीम अख्तर ने जमात इस्लामी को जिम्मेदार ठहराया और जमात इस्लामी MQM पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराती रही, जबकि पहला वार लियारी से पीपल्स पार्टी के UC चेयरमैन हाजी मजीद ने किया और बात कहां से कहां तक जा पहुंची। तो ये तो हमने अवामी नुमाइंदों की बात की है, अब ज़रा अवामी मुहाफिजों की बात कर लेते हैं। पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आपकी, लेकिन मदद की और तब्दीली की ज़रूरत तो खुद पुलिस को पड़ गई है।
बात कराची की हो या साहिवाल की, पुलिस का हाल एक जैसा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि कोई दूसरी फोर्स लाएं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान जस्टिस गुलजार ने रिमार्क्स दिए कि ख़त्म कर दें ऐसी पुलिस, कोई दूसरी फोर्स लाएं। पुलिस का रवैया और कारकर्दगी इंतहाई शर्मनाक है। किसी वजह के बगैर चलते आदमी को मार देते हैं। फैमिली गाड़ी में सफ़र कर रही हो तो उसे भी मार दिया जाता है। 5 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा। क्या वो दहशतगर्द थी? अवाम के टैक्सेस पर जीते हैं मगर अवाम के लिए कुछ नहीं करते। पुलिस का हाल सबके सामने है। अवाम की जान बचाने वाले जान लेने में सरगर्म हैं। तरीक़ा वारदात कराची का हो या फिर साहिवाल का एक जैसा है। और अब इस सोच को, इस निज़ाम को बदलने के लिए हुकूमत भी गौर कर रही है। लेकिन क्या बरसों से चलने वाले इस निज़ाम को बदलना इंतहाई आसान होगा? क्या मसाइल हैं जो पुलिस इस्लाहात की राह में रुका? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक IG पंजाब खालिद फारूक साहब, और इसके साथ साथ अदनान आदिल साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद फारूक साहब, जान बचाने वाले जान ले रहे हैं, पुलिस इस्लाहात कितनी ज़रूरी है? देखिए जी, पुलिस जो सिक्योरिटी है और सुकून, पीस एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो सिविल में है वो पुलिस ही है, और सारी दुनिया में इसका ये जिम्मेदारी है। अब इसमें ये काफ़ी अर्सा से पुलिस ऑफिसर जो है, ये कल का वाक़े के बाद जो 2-3 दिन पहले का जो वाक़या साहिवाल का हुआ है उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है कि वो टोटली मिस मैनेज और मिस हैंडल था, और उसको हम सारे पुलिस ऑफिसर भी जो है अफसोस भी है और कंडेम भी करते हैं, और उस पर एक्शन भी हो गया है। लेकिन ये है कि बात ये है कि इसमें हमें अब ये करना क्या है। बात एक इंसिडेंट से हमने नहीं करता कि ये आज ये हो गया तो ये कर लिया जाए, तो फिर स्टॉप गैप अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है। पुलिस फोर्स को प्रॉपर प्रोफेशनल फोर्स बनाने के लिए हमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हर लेवल से देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या खराबियाँ हैं। उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स चाहिए। सर क्या खराबियाँ हैं, क्या रुकावटें हैं सर पुलिस को बेहतर करने में? क्या खराबियाँ हैं, क्या रुकावटें हैं सर, बताइए। आप मुझे एक्सप्लेन करने देंगी तो मैं रुकावट हो जाती है, फिर डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब काइंडली मुझे एक्सप्लेन करने दें। कंप्लीट कीजिए। देखिए, इसमें मुख्तलिफ इश्यूज हैं पुलिस के वाले। एक तो पब्लिक रिड्रेस करनी है, ग्रीवेंसेस के कंप्लेंट्स हैं उनको पुलिस के मुतालिक, ये हमारा इशू है। फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन की इम्प्रूवमेंट करनी है। फिर हमने अर्बन पुलिसिंग के लिए बड़े शहर लाइक कराची वगैरह, उसके लिए अलग टाइप का मॉडल्स चाहिए, रूल के अलग चाहिए। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है उसको हमें पूरे मुल्क में राइज करने की ज़रूरत है। फिर टेररिज्म के हवाले से केसेस के लिए अलग प्रोफेशनल इक्विपमेंट और ट्रेनिंग चाहिए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो खामी है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। फिर जो है हमें जो है ये अपना जो थाना लेवल पे जो हमारा मेन जो पिवट है सारी पुलिसिंग का पाकिस्तान में, वो थाना है। तो उसके जो SHO उस लेवल पे जो थाने की सिचुएशन है उसको ठीक करने की ज़रूरत है, जिसको मैं कहूँगा SHO लेवल को कि स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेट्स, उन स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेट्स की हालत ज़ार, उनकी वर्किंग कंडीशन, थानों की हालत, ये सारी चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। लोगों को प्रॉब्लम है कि जी पुलिस तशद्दुद करती है, टॉर्चर करती है, उसके लिए निज़ाम बन सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। मसला उसमें इंटरनल अकाउंटेबिलिटी और एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, पुलिस ऑर्डर में मौजूद है एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, और इंटरनल के लिए ऑलरेडी पंजाब में दूसरे सूबों में काम हो रहा है। और फिर उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर है। मैंने कोई 2 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था जिसमें मैंने 2011 से लेकर 2013 के दरमियान में टेन्योर देखा था कि पुलिस ऑफिसर्स का IG से लेके SHO तक क्या था। तो सिंध, ये सारे सूबों में ये हालत थी। थोड़ा किसी का महीना ज़्यादा, किसी का महीना कम था, बट एवरेज यही थी। IG लेवल पे कुछ 7.5 महीने का टेन्योर निकला था। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल 6-7 महीने और SHO 3 महीने। तो ये सारा सिस्टम अब इसको जो है ना, अभी आपने लेटली जब मुझसे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा जी आज सिंध हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है कि जी ये सिंध में के हवाले से वो आप पुलिस अपना एक्ट कब ला रहे हैं हमारे पास बना के। अब सिंध में तो आपके सामने है कि 2013 तक खास तौर पे जो हालात रहे उसमें पुलिस अफसर जो वहाँ लगते रहे, मैं उनको भी नाम तो नहीं किसी का लूँगा, वो भी अपना कुछ बड़ी उनकी परफॉर्मेंस बड़ी नेगेटिव रही, कोई अच्छी परफॉर्मेंस, बीच में कुछ अफसर थे अच्छे पर ज़्यादातर ख़राब रहा। तो पोलिटिसाइजेशन जो पुलिस में हो चुकी है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है,
नॉन प्रोफेशनल या इनकॉम्पिटेंट बंदे लगेंगे तो यही होगा। अब इसमें फिर दूसरा एक इशू आता है, दुनिया में जो पुलिसिंग का मॉडल है वो इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी उसको देते हैं, इंटरनली उसको ऑपरेशनल ऑटोनॉमी होती है, फाइनेंशियली उसको पूरा लुक आफ्टर किया जाता है, और उसके बाद प्रोफेशनल स्पेशलाइजेशन होती है ताकि वो उसके मुताबिक काम करें। हो ये रहा है कि अब सिंध में वो लॉज बना के आईजी साहब या कलीम इमाम साहब ने उनको दिए हैं। अब वहाँ होम डिपार्टमेंट मेरी इतला वो अपना फटा डाल रहा है। सिंध की हुकूमत जो वो नहीं चाहती कि पावर जो पोस्टिंग ट्रांसफर की वो हमारे यहाँ से निकल जाए। खालिद फारूक साहब, यानी पुलिस इस्लाहात में जो सबसे बड़ी रुकावटें हैं उसमें एक बड़ा एलिमेंट ये पुलिस का सियासी होना भी है। मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ, आपसे ये पूछूंगी जरूर कि ये रुकावटें दूर कैसे की जा सकती हैं। आपने पुलिस के मसाइल तो बताए, लेकिन अदनान आदिल साहब का कमेंट लेना भी यहाँ पर जरूरी है। अदनान साहब, शिकायतें बढ़ती जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी आज कह दिया गया है कि दूसरी फोर्स ले आए, तो इस्लाहात बेइंतहा जरूरी है, फिर वाकई दूसरी फोर्स ही लानी पड़ेगी? देखिए, इस्लाहात की तो बहुत कोशिशें हो चुकी हैं, 25 के करीब बहुत सी रिपोर्ट्स हैं, कमीशंस की रिपोर्ट्स हैं, बहुत सी कमेटीज़ बन चुकी हैं, वट्टू कमेटी, फलां कमेटी। फिर 2002 में एक नया पुलिस ऑर्डर भी जनरल मुशर्रफ ने नाफिज किया था। लेकिन सियासतदान जो हैं वो बर्दाश्त नहीं करते कि पुलिस जो है उनके असर से बाहर निकले। वो जो 2002 में नया पुलिस का निज़ाम आया था, 2 साल बाद ही उसे तब्दील कर दिया गया और उसमें ऐसी अमेंडमेंट्स की गई कि सियासतदान जो है मुदाखलत कर सकें और पोस्टिंग ट्रांसफ़र जो है अपनी मर्ज़ी से करवा सकें। अब आप देखिए कि इन्होंने अभी बताया कि 3 साल की एक टेन्योर का उसमें था, लेकिन वो ख़त्म हो गई। कहीं 3 महीने में अफसर बदल जाता है, कहीं 7 महीने में। तो जो पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं, जो हमारा सियासी निज़ाम है, ये पुलिस को सही होने नहीं देता। एक तो बड़ी मोटी बात ये है। दूसरी बात ये है कि अंग्रेज़ के ज़माने का जो पुलिस का निज़ाम था वो डिप्टी कमिश्नर के मातहत था या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मातहत था। उस पर एक सुपरविजन, एक कंट्रोल था, लेकिन वो ख़त्म कर दिया गया पाकिस्तान में। और जो नया सिस्टम लाया गया उसमें कहा गया कि पब्लिक सेफ्टी कमीशन होगा, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होगी, लेकिन वो भी नहीं बनाया गया। यानी पुराना सिस्टम ख़त्म कर दिया गया और जो नया उसकी निगरानी का निज़ाम बनाना था पब्लिक सेफ्टी कमीशन का, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का, वो भी नहीं किया गया। अब पुलिस जो है मादर पिदर आज़ाद है। आप ये देखिए कि कल्चर है पुलिस मुकाबलों का। मैं खुद 28-29 साल से सहाफ़त कर रहा हूँ, पुलिस ऑफिसर से मेरे ताल्लुकात रहे हैं। मैंने देखा है पुलिस अफसर जो हैं नीचे, जो इंस्पेक्टर लेवल के लोग हैं, उन्हें शाबाश देते हैं जब वो पुलिस मुकाबला करके आते हैं। तो पंजाब में हर साल 200, 250, 20 साल ऐसे भी हैं जब 400, 500 लोगों को पुलिस मुकाबलों में मारा गया। पुलिस वाले ये समझते हैं कि हम जराइम को कंट्रोल नहीं कर सकते पुलिस मुकाबलों के बगैर। हमारा प्रोसिक्यूशन का सिस्टम ऐसा है, अदालतें ऐसी हैं कि मुजरिम छुट जाते हैं, हम बड़ी मुश्किल से पकड़ते हैं। तो इन्होंने एक कल्चर डेवलप कर लिया है कि जो जिनके बारे में इन्हें यकीन हो कि ये पक्का मुजरिम है, डकैत है या कातिल है या इसने बच्चे से कोई ज़्यादती की है, तो ये उसे पुलिस मुकाबले में फारिग कर देते हैं। हम बहैसियत रिपोर्टर बहुत से ऐसी बातों के गवाह हैं। हमें मालूम होता है कि एक मुलजिम पकड़ा गया और ये 2-3 दिन बाद उसे मार देंगे, और वो वही होता है, ये उसको मार देते हैं झूठी सच्ची कहानी करके। तो ये पूरा कल्चर है पुलिस का। और इसमें अब इस कल्चर को हर हाल में बदलना होगा। अब इस कल्चर को बदलना होगा। अदनान साहब, आपने प्रोसिक्यूशन की बात की, तो खालिद साहब, प्रोसिक्यूशन के मसाइल और कमज़ोर शवाहिद अदालती फैसलों पर किस हद तक असरअंदाज होते हैं? ये बात ये है कि मैं तकरीबन अदनान साहब की बातों से एग्री करता हूँ। उन्होंने निशानदेही सही की है। थोड़ा सा एक बात में ख़िलाफ़ कर रहा हूँ कि वो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेसी वाली बात कर रही है, दुनिया में कहीं नहीं है, मास में 1-2 मुल्कों में। ये तो उस ज़माने में जब अंग्रेज़ का हुकूमत थी, उन्होंने जहाँ रेवेन्यू और कोर्सन इस्तेमाल करनी थी पुलिस के ज़रिए, वहाँ ये रखा था। कलकत्ता, बॉम्बे में यहाँ कोई नहीं रखा था। एक कमीशन पुलिस का बना था, जाके जिसके हेड जो थे एक DMG ऑफिसर थे आफ्ताब महमूद खां उस वक्त के, उन्होंने इंडिया में भी देखा। उन्होंने कहा ये बेहतरीन सिस्टम है। प्रॉब्लम ये, जैसे उन्होंने अदनान साहब ने आइडेंटिफाई किया है कि जब ये पुलिस ऑर्डर बना है उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट ही नहीं होने दिया। जब एक इम्प्लीमेंट नहीं करेगा क्या करेंगे? दूसरा उन्होंने पॉइंट रेज किया है पुलिस इनकाउंटर का जी। तो ये कल्चर ये पुलिस वाले खुद नहीं डेवलप करते। बात यह है कि डेवलप है, ऑफिसर्स बिलीव भी अब करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जी हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो डिलीवर नहीं कर रहा। अब उसमें क्यों नहीं कर रहा, उसमें क्या खामी है? ये काम किसका है? अब कोई पुलिस अफसर जो है, मैं आपको अश्योरिटी के साथ कहता हूँ कि नहीं पुलिस इनकाउंटर जेली में बात कर रहा हूँ, जेन्युइन तो खैर कोई ऐसी बात नहीं है, जेली नहीं कर सकता अगर उसको सियासी तौर पर उसकी पुष्ट पनाही ना हो, उसको गो हेड ग्रीन सिग्नल ना दिया जाए।
और पंजाब में ख़ास तौर पर ये जो पुलिस एनकाउंटर का जो कल्चर डेवलप हुआ था, स्टार्ट हुआ था, वो अमीर मोहम्मद खान साहब गवर्नर थे और उसके बाद फिर गुलाम मुस्तफ़ा खर जब चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे पीपल्स पार्टी, उसके बाद उन्होंने बंदे मरवाए, क्राइम कंट्रोल हो गया। ये होता है क्राइम कंट्रोल, लेकिन अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन ये नुकसान होता है। ये अब पुलिस अफसरों की भी एक खेप है जो बिलीव करती है, लेकिन दूसरा मैं और हमारे और कोई कोलीग इससे इत्तेफाक नहीं करते, क्योंकि अल्टीमेटली अब ये होता है कि जब क्रिमिनल को पता हो कि आपको मुकाबले में मारा जाएगा तो वो पुलिस पे अटैक कर देता है, पुलिस वाले मारे जाते हैं। तो इसलिए ये जो कल्चर डेवलप हुआ है इस पर हमें बैठ के जो है ना ये इसको देखना चाहिए कहाँ खामी है, लॉज में कहाँ खराबी है। आपने वो प्रोटेक्शन ऑफ जो विटनेसेस का लॉ पास किया, एक अब देखना चाहिए से मामला सर आगे बढ़ गया है। अब तो देखना होगा कि कहाँ खराबी है, खराबी को भी दूर करना होगा, क्योंकि अब तो ये अदालत की जानिब से इस तरह की बातें सामने आ गई कि इस फोर्स को ही तब्दील कर दें, कोई और फोर्स लेकर आए। हाँ, तो सर आपने जो नुक्ता दिया कि ये पुलिस का जो कल्चर है ये सियासत ज़दा कल्चर है, जिसकी बुनियाद पर इतने सारे ये जाली मुकाबले भी और दीगर चीज़ें भी और करप्शन के मामलात भी पुलिस की जानिब से जो सामने आ रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आप साथ मौजूद थे, अदनान साहब आप साथ मौजूद थे, और बात हम कर रहे हैं कि पुलिस को बदलने का वक्त आ गया है। इस बारे में अवामी नुमाइंदों और अवाम दोनों की राय ली है। अक्सरियत की जानिब से ये कहना है कि साहिवाल जैसे वाक़यात रोकने के लिए पुलिस को बदलना होगा। अवाम की राय पहले सुन लीजिए। ये कभी भी सही नहीं हो सकते। अगर ये सही होते ना या हुकूमत सही होती, आज राव अनवार जो है ना वो आज़ाद नहीं घूम रहा होता। मैं बोलता हूँ सिंध की पुलिस, पूरी पुलिस बदल दें। और छोटे छोटे बच्चों को भी उन्होंने देखा नहीं और उसके बावजूद उनको गोलियों से उड़ा दिया गया, तो ये जुल्म है नहीं है तो और क्या है? सबसे बड़ा पुलिस का ही जुल्म है ना। पुलिस को बदलना पड़ेगा, इसलिए कि सबसे ज़्यादा क्राइम ही पुलिस करवाती है। पुलिस हमारी टोटली करप्ट है, पूरा सिस्टम करप्ट है पुलिस का। पुलिस ने जुल्म किया है, ज्यादती की है, नाइंसाफ़ी की है, और ऐसे लोगों पर जो नहते लोगों पर जो है वो गोलियां बरसाना, ये किसी तरीके से भी जो है वो काबिल माफ़ी नहीं है। तो आवाम की राय सुनी आपने। जस्टिस गुलजार ने तो कह दिया कि पुलिस को अब बदलना होगा। इस हवाले से हमारी सियासी जमातें भी अपनी राय रखती हैं, ज़रा उनकी राय भी जान लीजिए। तो हुक्मरान जमात पीटीआई की जानिब से तायद कर दी गई है। कहा गया है कि पुलिस इस्लाहात पार्टी के मंशूर का भी हिस्सा रहा है। सिर्फ यही नहीं, दीगर इदारों में इस्लाहात की भी ज़रूरत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस हवाले से ये आया है कि मुल्क में पुलिस इस्लाहात लाने की अशद ज़रूरत है, साथ ही पुलिस में मुदाखलत भी बंद होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी आपको बता देती हूँ कि इस्लाहात से ज़्यादा ज़रूरी है माशरती रवैयों को भी बदला जाए। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कहती है कि पुलिस के साथ कई इदारों में इस्लाहात लाने की ज़रूरत है। पुलिस के निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही बेहतर फैसले ले सकती है। तो ये वो जमातें हैं जो कि इस हक़ में हैं, उनकी जानिब से ये बात की जा रही है कि पुलिस इस्लाहात की ज़रूरत है, पुलिस में तब्दीली की ज़रूरत है। अब आगे होता ये कि गैर ज़रूरी एक्शन ही नहीं, करप्शन भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें अक्सर पुलिस एहलकार मुब्तला हैं। अमनो अमान के क़याम के लिए बजट में पुलिस एहलकारों को, पुलिस डिपार्टमेंट को भारी फंड्स मिलते हैं, लेकिन फिर भी अवाम की जान माल को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता। सिंध पुलिस की बात अगर मैं करूं तो ये 2016 में सिंध पुलिस का बजट जनाब 63 अरब से बढ़ाकर 74 अरब रुपए रखा गया। 2017 के बजट में सिंध पुलिस के लिए जदीद तरीन हथियार खरीदने के लिए 2 अरब रुपए रखे गए। सितंबर 2018 में 75 करोड़ रुपए बुलेट प्रूफ जैकेट्स की खरीदारी के लिए रखे गए। अब जरा पंजाब पुलिस की बात कर लेती हूँ। दिसंबर 2017 पंजाब पुलिस को महकमा खजाना ने 36 अरब के फंड्स जारी किए। पंजाब पुलिस ने हुकूमत से माली साल 2017-18 के बजट में 14 अरब के इजाफी फंड मांगे, लेकिन करप्शन की बीमारी पंजाब पुलिस को भी लगी हुई है। पंजाब पुलिस की जानिब से बिल्स और बजट के मामलात में मुख्तलिफ अजला में करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं। करप्शन रोकने के लिए नया सॉफ्टवेयर फाइनेंशियल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम भी बनाया गया, लेकिन ये सिलसिला जनाब कहाँ रुकने वाला है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान से जब हमने रब्ता किया, उनसे बात करने की कोशिश की, उनका सर्वे जानने की कोशिश की गई, तो उन्होंने बताया कि जी बड़ा नुमाया नंबर है पुलिस का करप्शन में, और 60% लोगों ने राय दी है कि जी हाँ पुलिस करप्ट है।
सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस का क्या हाल है, कमाते कितना है और खा कितना जाते हैं, इस पर बात करने के लिए समा के अहमद रहमान खान भी ज्वाइन कर चुके हैं और लाहौर से जहांगीर खान भी साथ मौजूद हैं। अहमद, पहले आपकी जानिब आ जाती हूँ। कुछ मैंने आदाद शुमार बताएं, जरा कुछ आप बताएं। कराची पुलिस का हाल किसी से ढका छुपा नहीं है, लेकिन जो इनकी ढकी छुपी कमाई है इसके बारे में जरा बताएं। जी देखिए किरण, ये पुलिस की कमाई किसी से वाकई ढकी छुपी नहीं है। अगर हम सिर्फ बजट की बात करें तो 89 बिलियन यानी कि 89 अरब रुपए का पुलिस का बजट है। उनमें से 76 अरब रुपए ये कहते हैं कि हम तनख्वाहों की मद में खर्च कर देते हैं। 13 अरब रुपए इनको इन्वेस्टिगेशन के या थानों की देखभाल के लिए और दीगर खरीदारी के लिए जो है वो मिलते हैं। ये वो बजट है जो कि नीचे तक पहुंचता ही नहीं है। ये जो 13 अरब रुपए का मैं फिगर आपको बता रहा हूं, उनमें से बहुत कम पैसे ही नीचे तक ट्रांसफर होते हैं। कई पुलिस अफसरान से हमारी बात होती है तो उनका यही रोना होता है कि जी थानों की सतह तक बजट ट्रांसफर नहीं होता। अलॉटमेंट जरूर होती है कि जी स्टेशनरी फंड भी आएगा, कॉपीज का जो है वो प्रिंट अगर निकालना है तो उसका फंड भी आएगा, लेकिन कोई ऐसी चीज होती नहीं है। अफसरान की जानिब से हिदायत जो है वो जारी कर दी जाती हैं कि थानों में CCTV कैमरा लगवा दिया जाए, कंप्यूटराइज सिस्टम लगवा दिया जाए, लेकिन इसके फंड नीचे तक ट्रांसफर नहीं होते। फिर असरअंदाज यही होता है कि कराची की आवाम मुतासर होती है, सड़कों पर उनसे पैसे जमा किए जा रहे होते हैं। जब किसी के घर की छत डल रही होती है तो वहां पुलिस की मोबाइल पहुंची हुई होती है। जब सड़कों पर पथारे लग रहे होते हैं तो उनसे पैसे जो है वो पुलिस जमा कर रही होती है। कहीं कंस्ट्रक्शन लैंडसाइड कोई कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो वहां से हफ्ता जो है वो बंधा हुआ आता है। किसी जमीन पर कब्जा करना होता है तो वहां पर पुलिस का नाम जो है वो सामने आता है। माजी की अगर मैं बात करूं किरण, तो अभी कुछ महीनों कबल ही SSP वेस्ट जो कि डॉक्टर रिजवान थे, तो उन्होंने एक बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की थी गुज़िश्ता 12 सालों की, जिसमें सरजानी टाउन में कितना जो है वो पुलिस अफसरान मुलव्विस रहे। उसमें एक ये हैरत अंगेज इंकिशाफ भी था कि लैंड ग्रैबर्स ने अपना SHO जो है वो अपना पुलिस वाला वहां पर तैनात कराया ताकि उनको मसाइल का सामना ना करना पड़े, लैंड ग्रैबिंग सामना ना करना पड़े। और कहीं खुलेआम गुटके बिक रहे होते तो वहां भी पुलिस को भत्ता दिया जा रहा होता है। कहीं ममनुआ अद्वियात या ममनुआ चीजें मिल रही होती है, वहां भी पुलिस को भत्ता दिया जा रहा होता है। और स्टेशनरी की आपने बात की तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा होता है कि जो कंप्लेन करने के लिए जाता है उससे स्टेशनरी का खर्चा ले लिया जाता है। तो ये 13 अरब जो आवाम के टैक्स के पैसे से पुलिस लेती है वो फिर कहाँ जाता है, ये बड़ा सवालिया निशान है। जहांगीर, आप भी बता दें जरा, ये ढकी छुपी जो करप्शन होती है वो किस तरह से होती है पंजाब पुलिस में? किरण, सबसे पहले तो यह कि अगर पंजाब पुलिस में करप्शन के खात्मे या इस्लाहात की बात की गई है, दावे मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से पहले भी बहुत किए थे कि इक़्तिदार में आकर वो पुलिस कल्चर को तब्दील करेंगे, इस्लाहात जो है वो मुतारिफ करवाएंगे, लेकिन अमलन इस पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया और ना ही करप्शन का जो कल्चर है वो पंजाब पुलिस में ख़त्म हुआ है। हाल ही में 2 आला पुलिस अफसरान के नाम भी गर्दिश करते रहे कि जिनके बारे में ये था कि उन्होंने ज़मीनों पर कब्ज़े किए, ज़मीनों पर कब्ज़े करवाने के बाद लोगों को जो है वो मजबूर किया कि वो उनको भत्ता दें, भारी रकम जो है वो किसी केस की मद में उनको अदा करें और नैब के ख़िलाफ़ उनके जो नैब में जो है उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें भी जाती रहीं। लेकिन कोई एहतसाब का ऐसा क्राइटेरिया पंजाब पुलिस के अंदर, कोई डिपार्टमेंटल इलेक्शंस ऐसे सामने नहीं आए जिन पर जो है ये कहा जा सकता है कि पुलिस में करप्शन के खात्मे के लिए कोई इक़दामात जो है वो अभी तक उठाए गए हों। और इसके अलावा पॉलिटिकल इंटरवेंशंस की बात जो है वो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भी की जाती रही। मौजूदा हुकूमत ने भी पॉलिटिकल इंटरवेंशंस के खात्मे का दावा किया, लेकिन पॉलिटिकल इंटरवेंशंस को जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से अभी तक पुलिस कल्चर में ना तो तब्दीली आ सकी है, ना रिफॉर्म्स आए हैं। एग्जैक्टली यही बात कर रहे थे। अब आप हमें ये बताएं कि करप्शन किस तरह से की जाती है, कितना कमाया जाता है और खाया कितना जाता है पुलिस की तरफ से? पंजाब पुलिस के बजट की मद में जो है वो अरबों रुपए जो है वो हर साल जारी किए जाते हैं और इसके अलावा इजाफी डिमांड्स भी की जाती हैं पुलिस की जानिब से। तनख्वाहों की मद में इजाफे के जो है वो अरबों रुपए उनको मुख्तस किए जाते हैं, लेकिन करप्शन करने का जो तरीका है वो अभी इसमें कुछ तब्दीली ये आई है कि डायरेक्ट किसी जगह से किसी से पैसे वसूल करने की बजाय लोगों के काम या केसेस को निपटाने के लिए तफ्तीश को तब्दील करने के एवज जो है वो पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर लेवल से लेकर SP या DPO RPO लेवल तक जो है वो भारी रकम वसूल की जाती है। किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई बेनिफिट लेकर जो है इस करप्शन के तरीकाकार को पंजाब पुलिस ने अभी तक जो है जारी रखा हुआ है। इस एहतसाब की जहाँ तक बात है तो डिपार्टमेंटल एक्शंस कोई ऐसे नज़र नहीं आए पंजाब पुलिस के अंदर गुज़िश्ता कुछ सालों में जिसको कि मिसाल कोट की जा सकती हो कि करप्शन के खात्मे के लिए पंजाब पुलिस में ये इकदाम किए हैं, किसी को बरतरफ किया है, मुलाजमत से निकाला है या किसी को सस्पेंड करके उसकी इंक्वायरी हेल्ड की गई।
ऐसे कोई इकदामात जो है वो पिछले कुछ अरसे में दिखाई नहीं दिए, बल्कि जो आला पुलिस अफसरान हाल ही में ओहदों से हटे हैं या जो जिनका तबादला किया गया है उनके नाम गर्दिश ज़रूर करते रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी कोई डिपार्टमेंटल एक्शन अभी तक सामने नहीं आया। बिल्कुल जहांगीर, यानी कि नया तरीका है लेकिन नई पैकिंग में पुराना ही करप्शन का सिस्टम है जो कि वो किया जाता है पुलिस की जानिब से। अमर, पुलिस को जदीद असलाह दिया जाता है लेकिन चलाना किन हालात में, इस बारे में नहीं बताया जाता। जी कुरान, बिल्कुल जो है अगर हम इसकी बात करें कि हथियार चलाने की तैयारी के हवाले से तो 2 साल हो गए। कोर्स जो है वो रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, अब वो कोर्सेज ही नहीं कराए गए पुलिस एहलकारों को कि उन्होंने असला कैसे चलाना है और हैंडलिंग कैसे करनी है, तो इस हवाले से उनके कोर्सेज ही नहीं हुए। किरण, जिस मौजू पे हम अभी बात कर रहे थे, इसमें एक बात काबिल गौर ये है कि नैब को भी और एंटी करप्शन को एक ऐसी इंक्वायरी डेवलप करनी चाहिए कि ASI भर्ती होने वाले या ASP लगने वाले पुलिस एहलकार और अब वो किसी बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं तो वो कहां से शुरू हुए थे और कहां तक पहुंच चुके हैं। अरबों रुपए की कमाई कर चुके हैं ये पुलिस अफसरान, इनके बंगले, इनके घर आप जाके देखें तो आपको अंदाजा होता है कि कितना पैसा ये जमा कर चुके हैं। इनकी प्रॉपर्टीज यहां भी नहीं बल्कि बैरून मुल्क में है। तो इस बारे में भी जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए कि इतना पैसा पुलिस एहलकारों के पास, पुलिस अफसरान के पास आया कहां से। बिल्कुल, और ऐसी इत्तलात भी हमें मिलती हैं कि पुलिस एहलकारों को अपनी नौकरी हासिल करने के लिए बड़े अफसरान को पैसे देने पड़ते हैं और फिर वो पैसा वो आवाम से निकालते हैं और किस तरह से वो हम सबके सामने होता है। जहांगीर, ये फंड में करप्शन रोकने के लिए एक सॉफ्टवेयर भी बनाया गया था ना, उसका कोई मजबूत नतीजा निकला? अभी तक किसी भी तरह का कोई मुस्बत नतीजा पुलिस में करप्शन के खात्मे के लिए सामने नहीं आ सका। सबसे पहली बात तो दोबारा आपकी तरफ आती हूं। फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से, मुझे उनकी जानिब जाना है, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। वो लागू किया, उसके मकासद क्या है और क्या उससे हासिल करना चाहिए? वो तो उसमें जो यूनियन का मामला है वो होंगे, आज की एजेंडे में नहीं पाएंगे। हाँ, सेहत के लिए 2 करोड़, सेहत के लिए हम 2 करोड़। बच्ची का सार मेहरबानी तो ये कोई ड्रैगन्स हैं जिस तरह नील उस तरह का बहुत बड़े ड्रैगन है, आई नो ये उन लोगों के लिए तो वाकई गरीब जी ये 50 लाख जो घरों का मॉडल है उसी के लिए 5 जगह में यही नहीं वो नहीं उसी का हिस्सा। हाँ, जो पंजाब गवर्नमेंट भी कर रही है और वो उसके मुताबिक भी कर रही है। अच्छा मिनिस्टर साहब, ये बता दें कि जो ECL में 70 अफराद का नाम है जिसके लिए दाखिला की कमेटी बनाई गई थी, क्या दाखिला कमेटी ने सिफारिशात आज की कैबिनेट मीटिंग में दी है? नहीं, आज कैबिनेट मीटिंग में बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म ने सानेहा साहिवाल वाक़े पर फौरी इंसाफ की हिदायत की है। फवाद चौधरी मीडिया से बात कर रहे थे। अहमद रहमान खान और जहांगीर खान साथ मौजूद थे। कराची और इसके अलावा पुलिस, कराची में हो या लाहौर में हो या मुल्क भर में कहीं पर भी हो, वहाँ पर पुलिस में करप्शन का क्या निज़ाम है, इस पर हम बात कर रहे थे तफसीली तौर पर। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर कराची के मसाइल पर बात करेंगे। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलुस्ता क्या होगा। कराची का हाल देखकर कुछ ऐसे ही घुमा होता है, लेकिन शायद बरसों बाद मसाइल के शिकार इस शहर की आवाज़ सुन ली गई है। शहर की खूबसूरती वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट मैदान में है। शहर कायद को खूबसूरत बनाने के लिए साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार अपने दौर में खूब सरगर्म रहे, अहकामात भी दिए, तजावुजात को गिराने और सड़कें कुशादा करने के लिए बड़ा एक्शन लिया और ये सिलसिला अब भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गुलजार अहमद ने कराची की बेहतरी और खूबसूरती के लिए बड़े फैसले किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शहर की बदसूरती का नोटिस लेते हुए सूबाई हुकूमत को काबीना का इजलास बुलाने का हुक्म दिया है। कहा है कि शहर को असल मास्टर प्लान के तहत बहाल करने का फैसला जल्द करें। जस्टिस गुलजार अहमद ने माजी की यादें ताज़ा की। कहा, कभी सोचा है कि अब कराची में क्यों फिल्में नहीं बनती, क्यों कराची तबाह कर दिया है,
शहर का कोई खूबसूरत मकाम नहीं छोड़ा। आप लोगों ने सब कुछ खत्म कर दिया। कराची का एक और अहम मामला रिहायशी प्लॉट्स को तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल में लाने का भी है। कराची रजिस्ट्री में जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में तजावुजात के खात्मे से मुतल्लिक समाअत हुई। एडवोकेट जनरल सिंध अदालत में पेश हुए। सूबाई हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट पेश की जिसे जस्टिस गुलजार ने मुस्तरद कर दिया। रिमार्क्स ये कि कोई नहीं जो इस शहर के बारे में सोचने वाला हो। जस्टिस गुलजार ने पुरानी सब्जी मंडी ज़मीन पर अवामी पार्क बनाने का हुक्म दिया है। अस्करी पार्क को सिविल इदारे के मातहत देने का हुक्म भी दिया है। जस्टिस गुलजार ने एडवोकेट जनरल से पूछा, ये बताएं शहर असल मास्टर प्लान के तहत बहाल होगा? सुप्रीम कोर्ट ने कराची शहर को उसकी खूबसूरती वापस दिलाने के लिए अहकाम दे दिए हैं। इस पर बात करेंगे। हम मौजूद हैं तज्जियाकार मुईज़ जाफरी साहब और समा के नुमाइंदे इरफानुल हक भी ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, बताइएगा ज़रा मुझे कि सुप्रीम कोर्ट ने शहर की बदतरीन सूरत हाल का नोटिस लिया है, अहम फैसले किए हैं। इस फैसले से मुतालिक बताइए, इस पर अमल के लिए शहरी हुकूमत कितनी तैयार है, क्या लगता है आपको? किरण, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का विजन क्या है। जस्टिस गुलजार अहमद का जो विजन है वो जो हमें समझ में आ रहा है, मुख्तलिफ समातों पे हम इसको रिपोर्ट करते रहे हैं। शहर की जो बदतरीन सूरत हाल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह हो चुका है, सड़कें टूटी फूटी हैं, बेहंगाम इमारतें हैं, ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं वो। ज़ाहिर इंक्रोचमेंट के हवाले से जो केसेस हैं वो भी वो सुन रहे हैं। इसके अलावा जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच है उसको भी हेड कर रहे हैं। तो वो बहुत बारीक बीनी से हर चीज़ को जानते हैं, चूँकि वो कराची के रहने वाले हैं, और ख़राबी कहाँ पैदा हुई है और कैसे सही हो सकती है ये भी जानते हैं। इसलिए वो बराह रास्त उन इदारों को अहकाम दे रहे हैं और उन इदारों को तलब करते हैं, उनसे पूछते हैं। आज जो उन्होंने बहुत अहम हुक्म दिया है सिंध हुकूमत को, गुज़िश्ता समात पर भी उन्होंने ये हुक्म दिया था कि सिंध हुकूमत जो मास्टर प्लान डिपार्टमेंट है उसको SBCA से वापस ले ले, और सिंध हुकूमत के लिए डायरेक्शन थी कि वो इसके हवाले से मज़ीद फ़ैसले करे। आज बड़ा अहम हुक्म वज़ीर आला सिंध को दिया गया है कि वो एक काबीना का इजलास बुलाएं, मुतल्लिका जो अफसरान हैं उनको बुलाएं और मामले की तह तक जाएं, और हमें 2 हफ्ते में एक प्लान बनाकर दें इस शहर को कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, एजेंडा 360 के एंकर पर्सन मुईज़ जाफरी भी साथ मौजूद हैं। मुईज़, सुप्रीम कोर्ट माजी का खूबसूरत कराची शहरियों को देना चाहती है, क्या इदारों का इम्तिहान शुरू हो गया है? देखिए, इदारों का इम्तिहान वो फेल कर चुके हैं। गुलजार साहब ने ये दिखा दिया है कि हेल हैथ नो फ्यूरी लाइक एन ऑनेस्ट मैन। इनका एक इशू है, ये सिटीजन ऑफ कराची हैं, ये एज ए सुप्रीम कोर्ट जस्टिस कराची के साथ जो नाइंसाफी, जो इनजस्टिस हो रहा है उसको एड्रेस करना चाहते हैं और सॉलिडली करना चाहते हैं। आपने देखा इन ऑर्डर्स में, मैं इरफानुल हक की रिपोर्टिंग फॉलो कर रहा हूँ, मैं उन्हीं के दिए हुए टिकर्स को पढ़ते हुए अमेजिंग एक मिराक्युलस चीज लगती है जब एक पोजीशन ली जा रही हो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो कि DHA के हवाले से भी वही हो, जो कि अस्करी के हवाले से भी वही हो, जो पार्क्स के ऊपर कब्जे के हवाले से भी वही हो, जो एडवर्टाइजमेंट की दीवारों के हवाले से भी वही हो, कि आपका भी तो सवाल उठेगा अगर आपको कोई कहे कि ये सारी एडवर्टाइजमेंट की दीवारें गिर गई, ये 4 कैंटोनमेंट वाली क्यों नहीं गिरी? सारे तजावुजात के खिलाफ वसीम अख्तर साहब के जो ट्रैक्टर्स हैं वो चल गए। ये न्यूप्लेक्स सिनेमा को अभी तक क्यों, जो सिनेमा खड़ा हुआ है उसको अभी तक क्यों नहीं हिलाया गया? ये सारे सवाल जब एक जुडिशियल बेंच की तरफ से आ रहे हैं तो उनका जवाब, देखिए, जो चीज नाजायज होती है उसका जवाब मुश्किल होता है, चाहे जो भी देने आ रहा हो। और आज भी सवाल इसी, ये कौन सी कैंटोनमेंट होती है दुनिया में जिसमें शादी हॉल होते हैं? या तो आप कहें कि ये जमीन हसास है, इसके ऊपर फौजियों को रहने की जरूरत है, या फिर आप कहें ये जमीन अब हसास नहीं है, हुकूमत वापस ले लें। ये कौन से मुल्क का निजाम है कि आप एक सांस में कह रहे हैं हसास है और दूसरे सांस में उस हसास जमीन के साथ या तो शादी हॉल बना रहे हैं, या फिर उसके ऊपर तिजारत कर रहे हैं, या फिर उसकी जमीन सिनेमा को दे रहे हैं, या फिर उसकी प्लॉट काट के आगे बेच रहे हैं? ये कौन से मुल्क में होता है? ये मुईज़ जाफरी नहीं पूछ रहा, ये गुलजार अहमद साहब पूछ रहे हैं। आपको भी, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, ये कोई भी जवाब दे दे कि ये कहाँ होता है। और ये गैर कानूनी है, ठीक है, SBCA उनसे बड़े चोर हैं, SBCA उनसे बड़े डाकू हैं। ये सारी वजह इस वक्त ये कि अरबपति लोग हैं, उन्होंने पैसों का फायदा उठा लिया है, जो हमारे सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर्स और कंस्ट्रक्टर्स हैं, और वो कहीं चले गए हैं, और इसका नजला जो है वो किसी गरीब आदमी पे, मुतवस्सित तबके पर भी शायद गिरे। लेकिन क्या इसका मतलब ये है हम कुछ भी नहीं करें? गुलजार अहमद साहब ने कहा 500 बिल्डिंग्स गिरेंगी, कितनी बिल्डिंग्स गिरेंगी आप मुझे बता। अभी तक उनको मास्टर प्लान भी नहीं दिया है। ये लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह ताखीर कर करके, तारीख पे कुछ कह के या कुछ और कह के, किसी तरह इस
ये जो इम्तिहान है इसको गुजार लें। इसको इम्तिहान देने की बात बहुत दूर की है, इस इम्तिहान को किसी तरह गुजार लें। और गुलजार साहब ने अब ये 3री तारीख है जो मैं इरफान हक साहब की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, ये ऐसे नहीं होने देना। सिर्फ एंटी एस्केलेट हुआ है, पहले जो हुआ उससे फिर आगे देखें। हमने साकिब निसार साहब के दौर में देखा था कि गरज चमक बहुत होती थी कोर्ट के अंदर, लेकिन फिर एक पोजीशन ले ली जाती थी जो रियलिस्टिक हो। गुलजार साहब ने ये कोई रियलिज्म नहीं है, यहाँ पर सिर्फ उन्होंने ये देखा है कि कानून क्या कहता है, हमारे शहर का मास्टर प्लान क्या कहता था। ये जो आपने जंगल बना दिया है इमारतों का, इसको कानून की इजाजत है या नहीं, आप हमें दिखाएं एक मास्टर प्लान कहाँ है। वो मास्टर प्लान ही अभी तक नहीं दिखा पाए हैं। उनकी इस वक्त इतनी घबराहट है कि वो एक मास्टर प्लान नहीं दिखा पाए हैं, जिसको गुलजार साहब कह रहे हैं आप मुझे वो दिखा दें और आप मुझे दिखाएं ये पार्ट्स कहाँ गए। इसके ऊपर एक बहुत उम्दा रिपोर्ट मुईज आप कह रहे हैं कि टाइम गुजारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 500 इमारतों का आपने खुद तस्करा किया, खुद जिक्र किया। अदालत ने कहा कि कम से कम 500 इमारतें हैं शहर में जिन्हें गिराना होगा। क्या नक्शा देख रहे हैं आप इसके बाद का, इस पे अमल होता है, क्या देख रहे हैं आप आगे? मुईज जी सॉरी आई कुडंट हियर यू। मैं ये कहना चाह रहा था ये 500 इमारतों की बात आप लिटरली ना लें, वो एक अंदाजा था कोर्ट की तरफ से। कोर्ट अंदाजे और ये डैम फंड टाइप कोर्ट नहीं है, ये क्लियरली लीगल पोजीशन ले रही है कि जहां पे पार्ट था वहां पे आज पार्ट क्यों नहीं है, जहां पे ग्रीन बेल्ट थी वहां पे आज ग्रीन बेल्ट क्यों नहीं है, जहां पे हसास मामलात थे जिस वजह से आपको जमीन मिली थी, आज अगर वो हसास मामलात नहीं है तो जमीन वापस दें एंड थैंक यू वेरी मच। ये लीगल पोजीशंस हैं। कोर्ट ये अंदाजे नहीं लगा रही कि इसमें 10 रुपए लगेंगे, इसमें 20 लगेंगे, ये 500 बिल्डिंग है, 600 बिल्डिंग है। वो एक अंदाजा था, वो कोर्ट के ऑर्डर्स का हिस्सा नहीं है। कोर्ट के ऑर्डर्स आर क्लियर ऑन द लॉ, दे आर क्लियर कि देखें जिस तरह समा ने भी रिपोर्ट किया था, ये ड्रोन समा के मुझे ये ड्रोन फुटेज याद है, एक पाकिस्तान समा का फिर से भी आप चला सकते हैं इफ यू वांट, कि सिर्फ एक सिंपल ड्रोन फुटेज जो कि क्लिक्स के ऊपर गया और वो 50 फुट ऊपर हवा में चला गया, सिर्फ एक अम्यूनिटी एरिया के ऊपर गया, 50 फुट ऊपर हवा में चला गया और गूगल अर्थ के साथ उसे फिर कंपेयर किया कि ये 20 साल पहले क्या था यहाँ पे, जहाँ पर पानी था वहाँ पे बिल्डिंग, जहाँ पर पार्क थे वहाँ पे प्लॉटिंग, जहाँ पर अम्यूनिटी स्पेस थी वहाँ पर तामीरात। तो देखें जी इसको आप किस तरह एड्रेस करेंगे। ये गुलजार साहब ने ये नहीं कहा है कि ये उनका काम है कि वो आपको बताएं आप क्या करें, वो बता रहे हैं आप देखें जी पाकिस्तानी निजात मेयर है लंदन के, उनसे पूछ लें क्या करना है। आप दुनिया भर से एक्सपर्ट्स बुलाएं, आर्किटेक्ट्स बुलाएं, वो आपको बताएंगे शहर को बचाना किस तरह है। ये सब कुछ जो है वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन तक लेके जाना है। ये मैं नहीं बताऊंगा, गुलजार साहब ने ये क्लियर किया है, ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है। और अगर आपके बस की बात नहीं है तो आप हुकूमत से करवाएं, और अगर उसकी की बस की बात नहीं है तो आप आर्किटेक्ट्स दुनिया भर के रिनाउंड माहिनाज एक्सपर्ट्स बुलाएं और उनसे पूछें इस शहर को कानून के तहत किस तरह चलाया जाएगा। और कुछ भी किया जाए लेकिन शहर की खूबसूरती को वापस तो लाकर ही रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया मुईज जाफरी साहब, आप साथ मौजूद थे। इरफान, आप लगता है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो अहम फैसले किए गए हैं उस पर अमल दरामद अब कैसे और किस तरह से शुरू हो जाएगा? देखिए, अमल दरामद तो जाहिर है कि हुकूमत को करना है और हुकूमत को अब ये काम करना ही होगा, क्योंकि आज भी सुप्रीम कोर्ट ने ये वाजे किया है कि आप हर हाल में ये काम करेंगे और हम आपसे करवाएंगे। ये बहुत अहम हुक्म अदालत ने आज दिया है। अमल दरामद होगा नहीं होगा? देखिए, अब तक जो अहकामात आए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हमने देखा है कि उसमें बड़ी हद तक अमल दरामद हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद उस पर अमल दरामद किया है। आज जो रिपोर्ट आई है अदालत में उसके मुताबिक अजीज़ भट्टी पार्क को क्लियर करवाया गया है, अदालती हुक्म पे कस्टम क्लब गिरा दिया गया है, शारा फैसल पे वाटर बोर्ड का ऑफिसर्स क्लब गिरा दिया गया है, शादी हॉल गिरा दिया गया है, जो अजीज़ भट्टी पार्क में शादी हॉल था वो गिरा दिया गया है, नर्सरियाँ गिरा दी गई हैं। उसको अदालत ने कहा है कि एक मॉडल पार्क बनाएं अजीज़ भट्टी पार्क को, जो अस्करी पार्क था ओल्ड सब्जी मंडी पर, वहाँ पर एक पार्क बनाकर आवाम के लिए उसको खोल दें, सिविल इदारे के मातहत कर दें। इसके अलावा जो अहम हुक्म आज अदालत ने दिया है वो ये था, काबीना का इजलास बुलाकर एक जामे प्लान बनाया कि किस तरह हम ये बना सकते हैं। लाइन्स एरिया के हवाले से अदालत का ये कहना था कि वो एक जंक बन चुका है, वो गिराएं आप और लोगों के लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के उनको वहाँ बसाया जाए। इसके अलावा जहाँ जहाँ शहर में बेहंगाम इमारतें हैं उसको तोड़ा जाए। 500 इमारतों की जस्टिस गुलजार अहमद ने एक मिसाल दी थी कि 500 इमारतें गिराना होंगी, उसकी जगह आप नई इमारतें बनाएं मगर बेहंगम और गैर कानूनी नहीं। इसके अलावा मलीर नदी के हवाले से एक रिपोर्ट आई आज, चूँकि जाम सादिक पार्क के हवाले से अदालत ने हुक्म दिया था कि वहाँ पर जो गैर कानूनी तामीरात हैं गिराई जाएँ। ये कयूआबाद से मुत्तसिल इलाका है जिसको जाम सादिक पार्क के नाम से मंसूब किया जाता है।
आज अदालत को बताया गया कि जाम सादिक जो साबिक वज़ीर आला हैं वो वहाँ गए थे और उन्होंने ऐलान किया था यहाँ पार्क बनाने का, और वहाँ पर एक स्टोर बन गया है, शादी हॉल्स बन गए हैं, अपार्टमेंट बन गए। अदालत ने कहा कि मलीर नदी की जितनी भी ज़मीन है उसे वागुज़ार करवाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इरफानुल हक। कराची जो बदसूरती अब बढ़ चुकी है उसकी खूबसूरती को, पुरानी खूबसूरती को वापस लेकर आना, और उसके लिए इदारों ने सब कुछ करना होगा जो अदालत की जानिब से हुक्म दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफानुल हक, आप इस पर बात कर रहे थे। ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आऊँगी। एक और अदालत की जानिब से हुक्म आया है, उस पर कितना अमल दरामद होगा, उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। अमल की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई, लेकिन सिंध हुकूमत की आंखें खुल गई हैं। अमल केस के तनाजुर में सिंध हुकूमत ने एक अच्छा कदम उठाने की बात की है। जख्मियों के लाजमी और फौरी इलाज का कानून सिंध असेंबली में पेश कर दिया गया है। अब शहर का कोई भी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल मरीज के आने की सूरत में रकम ना होने या किसी और वजह को बुनियाद बनाकर मरीज के इलाज से इनकार नहीं कर सकेगा। बिल के मुसव्वदे के मुताबिक तमाम निजी और सरकारी अस्पतालों के लिए जख्मी का फौरी इलाज लाजमी होगा। कोई निजी या सरकारी अस्पताल जख्मी के इलाज से इनकार नहीं कर सकेगा। बिल के मुताबिक निजी अस्पताल में जख्मी की हंगामी इलाज के अखराजात हुकूमत की जानिब से अदा किए जाएंगे, जबकि दौरान इलाज पुलिस या कानून नाफिज करने वाला इदारा जख्मी से तफ्तीश नहीं करेगा। क्या वाकई ये सब कुछ इतना आसान हो जाएगा? इस पर बात करने के लिए पाक मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर कैसर सज्जाद साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि ये निजी और सरकारी अस्पताल मरीजों या जख्मियों के इलाज से अब इनकार नहीं कर सकेंगे। सिंध असेंबली में बिल आ गया है, ऐसा मुमकिन है? मेरे ख्याल में देखिए, कानूनी तौर से तो और अखलाकी तौर से ये बिल्कुल ज़रूरी है कि तमाम हॉस्पिटल्स को हर तरह के ज़ख्मी को लेना चाहिए, रिसीव करना चाहिए और उसका इलाज भी करना चाहिए, कम से कम जहाँ तक फर्स्ट एड का ताल्लुक है। अब मुझे नहीं मालूम कि अब 70 सालों में हम कहाँ खड़े हैं और अब तक इसी मसले पे हम लगे हुए हैं, जबकि अस्पतालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, दवाइयों का मसला और दूसरे मसले। लेकिन अगर इसी की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे और इश्यूज हैं। बहुत इतना आसान नहीं होगा इस पे अमल दरामद करना या कराना, क्योंकि इससे रिलेटेड और बहुत सारी चीजें होंगी कि मरीज किस कंडीशन में आता है, उसका मरीज का इलाज, वहाँ पे सहूलियात भी मौजूद है कि नहीं है। चूंकि हेल्थ केयर कमीशन, सिंध हेल्थ केयर कमीशन एक मौजूद है और वो इस पे काम कर रही है एक्रीडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अस्पतालों में कौन से हॉस्पिटल में किस तरीका की सहूलियात मौजूद है। मैं समझता हूँ कि कराची में कोई भी कैजुअलिटीज, कुछ एक दो अस्पताल छोड़ के किसी भी अस्पताल में कोई इमरजेंसीज की तमाम सहूलियात मौजूद नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। पहले तो हॉस्पिटल्स को आप एक्रीडेट करें, पहले ये देखें कि तमाम सहूलियात अस्पताल में मौजूद है भी कि नहीं है। उसके कैसे साहब निजी अस्पतालों की हालत तो बड़ी फिट है सर, वहाँ पर जख्मी के हंगामी इलाज के अखराजात हुकूमत अदा करेगी, क्या और कोई एतराज है? नहीं, देखिए हुकूमत जो वो करेगी, लेकिन उसमें सहूलियात की मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद किस कंडीशन में मरीज को लाया जाता है, इंजरीज की बात है, किस कंडीशन में लाया जाता है, उस कंडीशन के लिहाज से वहाँ पर उतने तजुर्बेकार डॉक्टर उस वक्त मौजूद हैं कि नहीं है, कैसे इलाज होता है, इसका पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। सिर्फ इसको कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना पड़ेगा कि आप इंजरी की बात कर रहे हैं, किसी पेशेंट की नेचुरल बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं, आप रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं या किसी इमरजेंसी की हालत की बात है कि इमरजेंसी में फौरी तौर पर इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम की जाए, जिसका बिल हुकूमत अदा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर साहब, आप साथ मौजूद थे प्रोग्राम में बात करने के लिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद।